जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हम लोगों ने संसद को पढ़ लिया है और राज्यसभा को पढ़ लिया है। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 79 और 80 को देख लिया है। ठीक है, अब आगे 80 में ही मतलब राज्यसभा में ही थोड़ा सा टॉपिक कुछ बचा था, तो आज हम लोग अनुच्छेद 80 को, और मेन टॉपिक क्या है, अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा। तो आज हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को देखेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा का जो थोड़ा सा बचा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में किसको रखा गया है? राज्यसभा को रखा गया है। अब देखिए, राज्यसभा में हम लोगों का टॉपिक क्या बचा था कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, राज्यसभा में यदि राज्यसभा का कोई चुनाव लड़ना चाह रहा हो, यदि आप राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं, तो आपको के पास कौन कौन सी योग्यता रहनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें योग्यता ये रहनी चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, आप भारत के नागरिक हो, विदेशी नहीं हो, आप भारत में जन्मे हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता क्या है कि आप पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मेंटल, और दिवालिया का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट। दिवालिया का मतलब कि आप अधिक से ज्यादा कर्ज न ले लिए हो, यानी आप ऐसा ना करें बैंक से जाकर इतना अधिक कर्ज ले ले और फिर भरने में, कर्ज देने में असमर्थ हो जाए, अपने हाथ उठा दे भैया कि हम कर्ज नहीं भर पाएंगे, आप मेरी जान ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम कर्ज नहीं दे पाएंगे। तो आपको पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा क्या है? आप किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद का बेसिकली कहने का मतलब क्या है? लाभ का पद मतलब कि सरकारी नौकरी। आप किसी भी सरकारी नौकरी न करता हो, सरकारी नौकरी न कर रहे हों, और यदि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो पहले आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दीजिए, तब उसके बाद जाके राज्यसभा का चुनाव लड़िए। ठीक है, और चौथा क्या है कि वो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए, लोकसभा में क्या होता है कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है। वृद्धों का सदन कहा जाता है, बूढ़े लोगों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों की योग्यता राज्यसभा बनने के लिए। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, और राज्यसभा को शिक्षित एवं वृद्धों का सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को शिक्षित एवं वृद्धों का सदन कहा जाता है क्योंकि वो 30 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। तो ये रहा हम लोगों की योग्यता। अब देखिए, योग्यता के बाद क्या आता है कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में थोड़ा हम लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा की भाई शक्ति कौन कौन सी शक्ति होती है राज्यसभा की। ठीक है, तो आइए राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली शक्ति क्या होती है? देखिए, राज्यसभा की पहली शक्ति तो ये होती है कि देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा में ही लगाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा में ही लगाया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यानी महाभियोग का मतलब कि हटाना। ठीक, महाभियोग का मतलब कि हटाना, किसी को अपने उसके पद से बर्खास्त करना, उसको हटाना महाभियोग कहलाता है। तो राज्यसभा की शक्तियों, उसकी पहली शक्ति ये है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा में ही लगता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यानी वो जो भी गलती करेगा, कुछ भी करेगा तो राज्यसभा में ही करेगा, इसलिए राज्यसभा में महाभियोग राज्यसभा से ही लगाया जाता है, लोकसभा में नहीं लगाया जाता है। दूसरी देखिए, बोला है ना, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। दूसरा देखिए क्या बोला गया है? दूसरा ये बोला गया है कि जब लोकसभा, दूसरा क्या है कि जब लोकसभा भंग रहती है तो आपातकाल के दौरान राज्यसभा ही अनुमोदित करती है। ठीक है, जब लोकसभा भंग रहती है, भंग का मतलब कि उसमें पूर्ण बहुमत न आ गया हो, कुछ दिक्कत आ गई हो, उसका चुनाव फिर से कराना पड़ रहा हो, और उस टाइम तो लोकसभा भंग रहेगी, तो उस टाइम यदि चाइना से लड़ाई लड़ गई तो भाई उस टाइम में कौन अनुमोदित करेगा? तो राज्यसभा ही लोकसभा का अनुमोदित करेगी। ठीक है, दूसरी इसकी शक्ति क्या है? आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग होने के कारण राज्यसभा ही अनुमोदित करती है। ठीक, तीसरा देखिए क्या है? राज्यसभा का एक अनुच्छेद 249, ठीक है, आर्टिकल 249 249 राज्यसभा को ये अधिकार देता है कि देश राष्ट्र सेवा में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कौन? राज्यसभा। ठीक है, 249
राज्यसभा को ये अधिकार देता है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा राष्ट्र सेवा में कानून बना सकता है। कौन? राज्यसभा। किसके अंतर्गत? 249 के तहत। ठीक है, तो यही है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कानून बनाते हैं राज्य सूची के विषय पर 249 के तहत। ठीक। तीसरा देखिए क्या है, अनुच्छेद 312। देखिए अनुच्छेद जैसे 249 उसको अधिकार दिया था, वैसे ही 312 भी उसको अधिकार देता है। अनुच्छेद 312 भी उसको अधिकार देता है, 312 के तहत भी अधिकार देता है कि आप नई अखिल भारतीय सेवा मतलब IAS, IPS, IFS। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा मतलब IAS, IPS, IFS का गठन करने के लिए राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि उस पर भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा के सृजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। समझ गए? तो 4 प्रकार की शक्तियां हैं राज्यसभा की। पहली शक्तियां उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। दूसरी शक्तियां आपातकाल के दौरान राज्यसभा अनुमोदित कर देता है। तीसरी शक्तियां 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। और चौथी शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का भी सृजन कौन करता है? राज्यसभा ही करती है। लोकसभा में राज्यसभा ही कानून बना देती है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये रहा राज्यसभा की शक्तियां, ये रहा योग्यता, ये रही शक्तियां। अब तीसरी आता है देखिए राज्यसभा की कमजोरी। देखिए अब शक्तियां तो आप लोगों ने देख लिया, अब राज्यसभा की कमजोरी क्या होती है? राज्यसभा की लोकसभा से कम शक्तियां, जो कमी उसमें देखी जा रही है, उस कमी क्या है राज्यसभा की? तो देखिए राज्यसभा की कमजोरी क्या है। देखिए कमजोरी में सबसे पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो केंद्रीय बजट होता है वो आपको राज्यसभा में नहीं दिखेगा। वो निर्मला सीतारमण जी डायरेक्ट लोकसभा में आकर प्रस्तुत करती हैं बजट, राज्यसभा में नहीं बजट करती है। ठीक है, तो बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है, न कि राज्यसभा में। लेकिन बजट से पहले 14 दिन के लिए राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। ठीक है, यानी कि वो बजट सही हो चाहे गलत हो, यदि राज्यसभा का कोई विरोध भी करना होता है तो विरोध नहीं कर पाएगी। हालांकि वो देख सकती है, लेकिन 14 दिन से अधिक उसको देना पड़ेगा। 14 दिन के से अधिक रोक कर नहीं रख सकती। ठीक है, इसलिए बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद देखिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से देखें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से देखें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कौन? मंत्रिपरिषद। तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरा में क्या है कि यदि कोई कानून, कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक पर यदि विवाद हो जाए, ठीक, कोई विवाद हो जाए कि नहीं भैया ये गलत है, वो कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, उस टाइम क्या होता है? तो देखिए जब विवाद होता है तो फिर से अपने में ही एक तरह से मत कराया जाता है कि कौन सा पक्ष किसकी तरफ ज़्यादा आता है। ठीक है, तो क्या है कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इस कंडीशन में लोकसभा ही भारी पड़ेगा, क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत ज़्यादा है और राज्यसभा में बहुमत कम है। इसीलिए यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है। ठीक है, यानी लोकसभा की संख्या बल अधिक होने के कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है। ठीक है, विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है। ठीक है, तो 3 है इसकी कमजोरी क्या है? 3 कमजोरी हो गई। सबसे पहली कमजोरी क्या है कि बजट क्या है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी का मतलब क्या? कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो राज्यसभा में नहीं पूछ सकता है, उनको लोकसभा में ही जाकर पूछना पड़ेगा। ठीक है, और यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो उस केस में भी राज्यसभा हार जाता है, क्योंकि उसके पास सीटों की संख्या कम है। अगर आपस में मत भी कराया जाएगा तो लोकसभा ही भारी पड़ेगा, राज्यसभा भारी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया तीसरी कमजोरी इसकी हो गई। तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 80 यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा में हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा। आज हम लोगों ने योग्यता को देखा, शक्तियों को देखा और कमजोरी को देखा। अच्छे से इसको देखिए।
यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली 249 याद रखिए, 312 याद रखिए, मंत्रिपरिषद याद रखिए, यही सब क्वेश्चन पूछता है और किसी बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, समझ गए। तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 80। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 81, जिसका नाम क्या है, लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 का नाम क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा। देखिए, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 81 में किसको रखा गया है, लोकसभा को रखा गया है। तो देखिए, इसका 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। देखिए, लोकसभा में क्या होता है, देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यानी किसी भी हाल में वो खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए 2 वर्ष के अंतराल पर राज्यसभा में चुनाव होते रहता है और 1/3 सदस्य जाते हैं, 1/3 सदस्य वापस आ जाते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, 2 वर्ष के अंतराल पे, मतलब 2-2 वर्ष में उनका चुनाव प्रक्रिया होता रहता है। इसलिए वो कभी खाली ही नहीं होते, इसलिए उसे राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को इसको अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका 5 वर्ष से पहले ही विघटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण बहुमत यदि अगर नहीं हो तो भाई विघटन हो गया, भंग हो गई लोकसभा, जिस कारण इसे निम्न सदन होता है। दूसरा देखिए क्या होता है, देखिए लोकसभा में लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही प्रधानमंत्री का चुनाव चयन होता है। ठीक है, देखिए राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होता है और क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या राज्यसभा में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसी भी पार्टी को यदि लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तभी वो उनके सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, राज्यसभा में यदि आपको 245 में 245 सीट ही पूरा क्यों न पा गए हो आप, तब भी आप प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके पार्टी को लोकसभा में बहुमत न हो। ठीक है, लोकसभा में बहुमत न हो, तो वही इसमें बताया गया है कि इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है, इसे प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए प्रधानमंत्री कहाँ पर बनते हैं, तो लोकसभा में बैठते हैं और मंत्रिपरिषद मतलब जितने भी मंत्री सारे हैं सब लोकसभा में बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मंत्री हो चाहे लोकसभा के मंत्री हो, दोनों मंत्री लोकसभा में ही बैठते हैं और जब चुनाव प्रक्रिया आता है तो वो वापस अपने सदन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। दूसरा देखिए, इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। देखिए लोकसभा में क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से जनता को चुनकर भेजती है। ठीक है, जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, यानी आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जिले में यदि कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है तो यदि आप उसको वोट दे रहे हैं तो डायरेक्ट लोकसभा में जाकर बैठेगा, राज्यसभा में नहीं बैठेगा। और राज्यसभा में कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा में जो हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं, विधायक जी लोग हैं, वो वोट देते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है, कौन वोट देता है, विधायक वोट देते हैं, एमएलए वोट देते हैं और लोकसभा में जनता सीधे वोट देती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। और चौथा देखिए, चौथा में क्या है, भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। देखिए ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कंडीशन में होता है कि भारत का नागरिक किसी भी राज्य से भी लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, जैसे एक तरह से देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जैसे मनमोहन सिंह असम से लड़े थे। ठीक है, मनमोहन सिंह असम से लड़े थे और कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कहाँ के थे, और असम से चुनाव लड़े थे। ठीक है, आगे देखिए, एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया हो तो एक सीट से त्यागपत्र दे देता है, एक सीट से त्यागपत्र दे देता है। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है वो 2-2 सीट से लड़ सकता है, यदि 2-2 सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यदि वो दोनों जीत गया हो तो उसे एक से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे तो सबसे पहले अपने गांव, अपने जहाँ उनका जन्म स्थान है वडोदरा से लड़े थे, गुजरात के वडोदरा से लड़े थे और एक बनारस से भी लड़े थे, तो दोनों जीत गए, इसलिए वो वडोदरा वाला छोड़ दिए थे और बनारस का, अभी तक बनारस के सांसद हुए हैं। ठीक है, तो दोनों, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 2 सीटों से राज्यसभा लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है, यदि वो दोनों जीत गया हो तो एक को उसको त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव लड़े थे, बनारस में जीते थे और वडोदरा से त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, आगे देखिए, जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 माह के भीतर कराया जाता है। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, आजमगढ़ से निरहुआ
अब एक साल पहले चुनाव हुआ था आजमगढ़ से, वहाँ पे निरहुआ जो है भोजपुरी का जो कलाकार है निरहू, वो चुनाव लड़कर लोकसभा में बैठे हैं। तो क्या वो 5 साल के लिए गए हैं? नहीं, उनका उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव का मतलब क्या है कि कोई सदस्य पहले से ही वहाँ से लड़ा था और बाई चांस उनका कुछ हो गया है, त्यागपत्र वगैरह कुछ दे दिए हैं, इसलिए 3 साल के में अंदर ही उनका त्यागपत्र हो गया या अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो बचा कितना? 2 साल। तो 2 साल के लिए उपचुनाव होता है, 2 साल के लिए उपचुनाव होता है। तो फिर वो जो लोकसभा में जाएंगे तो 5 साल के लिए नहीं जाएंगे, वो जो कार्यकाल बचा रहेगा उसी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जितना कार्यकाल बचा रहेगा उसी के अनुसार फिर जाएंगे। फिर 2 साल बाद उनका फिर से चुनाव होगा, यदि वो जीतेंगे तब 5 साल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है था 6 माह के भीतर कराना होगा। आपको 6 माह के भीतर ही कराना चाहिए। जैसे कोई सदस्य 2 लोकसभा सीट को चुनाव जीत गया तो बनेगा तो एक तो खाली हो जाएगा, तो वो खाली जब रहेगा तो भाई उस पर तो चुनाव कराना होगा, तो उसको 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जब वो चुनाव होगा तो उसको उपचुनाव कहा जाएगा। ठीक है, कौन चुनाव कहा जाएगा? उपचुनाव कहा जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का लोकसभा। अब देखिए, लोकसभा बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वही सेम टू सेम है, लोकसभा बनने के लिए ही भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, उम्र जो होती है, उम्र होती है, राज्यसभा में 25 वर्ष के लिए था और राज्यसभा में 30 वर्ष के लिए था और लोकसभा में 25 वर्ष होता है। ठीक है, इसलिए इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया या लाभ के पद पर न हो। तीसरा क्या है, उसकी आयु 25 वर्ष का हो। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। समझ गए? अब देखिए क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर आप देखिए। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखिए कि उसका अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर क्या होता है कि राज्यसभा विघटित नहीं होता है। विघटित का मतलब भंग नहीं होता है। राज्यसभा विघटित भंग नहीं होता है और लोकसभा विघटित हो जाता है, भंग हो जाता है। पहला अंतर ये होगा। दूसरा अंतर क्या होता है कि राज्यसभा को अस्थायी या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी या उच्च सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भंगी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है, उसमें हमेशा 2-2 साल के अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं। और लोकसभा को अस्थायी या निम्न सदन कहा जाता है। ठीक। तीसरा क्या है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी लोकसभा को जनता सीधे चुनाव वोट देती है और राज्यसभा में विधायक वोट देते हैं। चौथा क्या है, राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। ठीक। पांचवा क्या है, राज्यसभा को बूढ़ों का यानी वृद्धों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। आगे देखिए, राज्यसभा में क्या मंत्री राज्यसभा में बैठेंगे? राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं। मंत्री कहाँ पे बैठते हैं? तो लोकसभा में बैठते हैं। अब आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और वो उनका नाम है एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। ठीक, ये रहा हम लोग का अंतर। अब देखिए, ये हो गया संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। ठीक, और अनुच्छेद 79 संसद को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। ये सब हो गया, ये लोकसभा है। ठीक है, ये लोकसभा है, इसको अच्छे से पढ़िए। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर कल के क्लास में। जय हिंद।